अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उम्मीदवार कोचा दामन व सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब सादिक समदानी साहब, जनाब मजहर साहब, मेरे मजलिस रुफ़ा, बुजुर्गानी मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, ये एक इंतखाबी जलसा है और 5 नवंबर के दिन सीमांचल के इलाके में बसने वाले गयूर अवाम को एक तारीखी फैसला करना है। बरसों से सीमांचल की अवाम ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपने वोट से नवाजा, मगर आपने देखा कि इस मुल्क को आज़ाद होकर करीब 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका, मगर सीमांचल से इंसाफ किसी ने भी नहीं किया। कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी हमने आरजेडी को वोट दिया, तो कभी हमने जेडीयू को वोट दिया, मगर सीमांचल की पसमानदगी वहीं की वहीं रही। आज सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाला इंसान पुकार रहा है, उसकी सदा यही है कि कोई मेरी आवाज़ और मुझसे इंसाफ का तो कोई मुतालबा करे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में मेरे अजीज दोस्तों, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात को तय किया, अहद लिया है कि हम इस असेंबली के इलेक्शन में सीमांचल की पसमानदगी, सीमांचल से इंसाफ, सीमांचल से गरीबों के हक का मुतालबे के लिए हम लड़ेंगे। हमारी सीमांचल से बहुत ही इसमें तमाम सियासी पार्टियां मुलविस है। मेरी आप तमाम से ही गुजारिश है कि आप मुत्तहिद हो जाइए। इत्तेहाद के बलबूते पर, इत्तेहाद की ताकत को समझते हुए आप 5 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वो आपके कायद जनाब अख्तरुल ईमान को कामयाब करें। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, अगर हमको शिकायत है कि हमसे इंसाफ नहीं हुआ, अगर हमको शिकायत है कि किशनगंज जिला हो या फिर कोचा दामन का असेंबली हल्का हो या फिर सीमांचल के इलाकों में अगर प्राइमरी स्कूल नहीं खोले जाते, हाई स्कूल नहीं खोले जाते, उर्दू और बंगला के टीचर्स के पोस्ट को सही तरीके से नहीं बतलाया जाता, या फिर यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, या फिर यहाँ पर कॉरपोरेट लोन नहीं मिलता, किशनगंज जिले में ब्लॉक्स नहीं खोले जाते, या फिर किशनगंज जिले में यहाँ पर चाय की पैदावार जो किसान करता है उसको उसकी कीमत नहीं मिलती, सरमायादारों ने किसान का इस्तेसाल करना शुरू कर दिया। इन तमाम मसाइल का ताल्लुक सिर्फ एक चीज से है कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, आपकी दुआएं और आपका वोट रहा, अख्तरुल ईमान की कामयाबी यही इस बात की गवाही देगी कि हाँ, सीमांचल के अवाम ने फैसला किया कि आप जानते हैं कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए एक बेबाक कायद की आपको जरूरत है, एक बेबाक लीडर की जरूरत है, जिसकी जबान पर इन नाम निहाद जमातों का सेकुलरिज्म का ठप्पा नहीं होता, जिनकी जबानों पर ताला नहीं लगा होता, जो बेबाक तरीके से किशनगंज हो या सीमांचल के गरीबों की आवाज बनकर बिहार की विधानसभा में आपके मसाइल को उठा सके। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात से आप जानते भी हैं कि इन तमाम चीजों को और हालात को देखते हुए एक ही शख्स आपके सामने नजर आता है, वो अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान अगर बिहार की असेंबली में जाएगा तो यकीनन ये अख्तरुल ईमान की जबान नहीं होगी, बल्कि यहाँ के गरीब आवाम की जबान होगी। अख्तरुल ईमान असेंबली में जाएगा तो नौजवानों के मुस्तकबिल के मौक़ों की तलाश करने के ये सवालात बिहार के असेंबली में उठाए जाएंगे। अख्तरुल ईमान बिहार के असेंबली में पहुंचेगा तो गरीब मुसलमान हो या दलित हो या सीमांचल का कोई गरीब हो, उसके ख्वाबों को पूरा करने की अख्तरुल ईमान बात करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमने देखा कि बरसों हो चुके हैं मगर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जितनी सियासी पार्टियां आती सिर्फ हमारा इस्तेसाल करती, हमको लूट कर और ठग कर चली जाती है। आज मैं आपसे एक दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं
कि अपनी क़यादत को मजबूत करो। एक मरतबा सीमांचल की अवाम, एक मरतबा किशनगंज की अवाम, एक मरतबा कोचा दामन की अवाम अगर करवट लेगी और अपने मिली शऊर को सामने रखते हुए अपने के कोट का इस्तेमाल करेगी तो मैं समझूंगा कि एक तारीख यहाँ पर हम लिखने जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि कोचा दामन की अवाम इत्तेहाद की ताकत को समझते हुए और अहमियत को समझते हुए अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। जेडीयू के लोग चाहे कुछ भी कह ले, मैंने सुना है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे 15 महीने मिले या फुला मिले। मैं जेडीयू के लोगों से कहना चाहूंगा, मैं गठबंधन के लोगों से कहना चाहूंगा, मैं मोदी को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ सीमांचल की आवाम के लिए 50 साल से जिनसे इंसाफ नहीं हुआ वो 15 महीने क्या माने रखते हैं? अरे 50 साल से इंसाफ नहीं हुआ, तुम 15 महीने की बात कर रहे हो। ये जो किशनगंज का कोचा दामन का इलाका है, मैं पिछले 15-20 दिन से सीमांचल के मुख्तलिफ जिले और मुकामात का दौरा कर रहा हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात को कह रहा हूं कि किशनगंज हो या कोचा दामन या सीमांचल का इलाका हो, वो हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से 15 साल पीछे है। इसका जिम्मेदार फिर कौन है? आज 15 महीने की कोई बात करता है तो शर्म आनी चाहिए इनको, ये पानी में डूब कर मरना चाहिए इन लोगों को। जिस इलाके को 15 साल पीछे रख दिया गया, जिस इलाके को मंसूबाबंद तरीके से पिछड़ा रखा गया, आज तुम किस बुनियाद पर आकर यहाँ पर वोट का मुतालबा करते हो? जेडीयू में कहाँ है मुस्लिम कायदी? कहाँ है गठबंधन में मुस्लिम कायदी? मैं मजहब के नाम पर वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इज्जत की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लोगों की जो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। आपने देखा होगा कि गठबंधन की रैली हुई थी गांधी मैदान पटना में, रैली हुई थी गठबंधन की पटना मैदान, गांधी मैदान में पटना में। पहली सफ में कोई मुस्लिम कायद नजर आया आपको? कोई कायद नजर आया मुस्लिम? फिर कहां जब तुम्हारे बाजू हमको नहीं बिठाते, तुम किस बुनियाद पर आकर हमसे वोट का मुतालबा कर रहे हो? जब तुम हमको हकीर समझते हो तो हमको हमारा बाजू नहीं बिठा सकते। और तुम्हारी आदत ये बन चुकी है कि अगर हम बैठेंगे नहीं मगर तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारे सामने हाथ बनकर खड़े रहेंगे या फिर तुम्हारे पैरों के पास बैठेंगे। नहीं गठबंधन मोदी, याद रखो, आज हिंदुस्तान का मुस्लिम अकलियत दलित एक करवट ले चुका है। हम तुम्हारे पैरों के बाजू नहीं, ना तुम्हारे सामने हाथ बनकर करेंगे, बल्कि हम तुम्हारे आंखों में आंखें डालकर अपने हक का मुतालबा करेंगे। तुम हमको नहीं बाजू बिठाओगे, हमको जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन जरूर आप देखेंगे, सीमांचल की गरीब आवाम देखेगी जब यही अख्तरुल ईमान को उठकर नीतीश कुमार अपने बाजू बिठाएगा कि बोलो सीमांचल के बारे में क्या कर रहे हैं। ये हालात हमको पैदा करना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा इन लोगों को। लूट चुके गरीबों को, नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर चुके हैं। आज यही वजह है कि जब हम इस तरह की बातें करते तो बोलते ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी ये बोलता है, ओवैसी वो बोलता है। हाँ, याद रखो, अगर लालू के मुंह में जबान है तो हमारे मुंह में भी जबान है। अगर गठबंधन के लोग बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। अगर मोदी मित्रों मित्रों बोल सकता है तो मैं भी कह सकता हूं मेरे भाई मेरे भाई। वो मित्रों बोले, मैं तुमको अपना भाई कहूंगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी मौका हमारे पास आया है। परसों की नाइंसाफी का आप जमहूरियत को इस्तेमाल करते हुए इनको जवाब दीजिए। अगर सीमांचल की आवाम आज मुत्तहिद होकर वोट डालेगी तो यकीनन सीमांचल में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप बार बार इस जुमले को दोहरा रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। याद रखो, आज मुल्क के हालात आप और हम देख रहे हैं, मुल्क के हालात आप और हम देख रहे हैं कि हमारा वतन अजीज किस राह पर जा रहा है। अल्लाह इस मुल्क को बचाए, तबाही और बर्बादी के रास्ते पर इस मुल्क चल पड़ा है। क्या कर रहे हैं लोग कि दलित खानदान के मासूम 6 साल 8 साल के बच्चों को जिंदा जला दिया। कहां जा रहा है हमारा मुल्क, किस रास्ते पर जा रहा है? और अफसोस इस बात का होता है कि हिंदुस्तान की कैबिनेट का एक वजीर, जिस जो साबिका में हिंदुस्तान की फौज का जनरल रहा है,
वो ये बयान देता है दलित के इन मासूम बच्चों के जलने पर कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर फेंक कर मारे तो क्या इसकी हुकूमत जिम्मेदार है? बताइए, आज एक दलित के जान की, बच्चों की जान की कीमत किस बात से कही जा रही है कि अगर किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया जाए तो हुकूमत जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश दादरी में जब अखलाक को घर में घुसकर एक ग्रुप की शक्ल में लोग मार डालते हैं तो बीजेपी का वो एक वजीर कहता है कि नहीं, ये कत्ल नहीं था, ये गलती से हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। आज मुसलमान और दलित की जान की कीमत क्या है, हमको बताइए क्या हमारे जान की कीमत है? एक दलित के 2 खानदान के मासूम बच्चे जला दिए गए। हिंदुस्तान का कैबिनेट का वजीर बजाय इसको मजम्मत करता कि नहीं बच्चे मारे गए हैं, ये इंसानियत सोच वाकया है, ये काबिल मजम्मत है, बजाय उसके कहते कि पत्थर कुत्ते को मारे तो क्या होगा, इखलाक को घर में घुस के मारते तो कहते ये एक्सीडेंट था। सहारनपुर के हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर सहारनपुर के नुमान को लोगों ने पकड़कर पीट कर मारा, वहीं पर मर गया। जम्मू में जहां पर बीजेपी पीडीपी की हुकूमत है, जाहिद नामी एक ट्रक ड्राइवर पर पेट्रोल का बम फेंक दिया गया, जख्मी हालत में दिल्ली के दवाखाने को लाया गया। वहां पर जाहिद ने अपने दम तोड़ने से पहले जो अल्फाज दोहराए, सुन लो मेरे गयूर नौजवानों, उस नौजवान ने कहा कि मुझे जल्दी घर लेके चलो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसके बाद जाहिद इंतकाल कर गया, उसकी रूह परवास कर गई। आखिर कब तक ये इस तरह की बातें हम सुनते रहेंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाया। बरसों से हमको ही कहा गया कि नहीं अपनी क़यादत नहीं बनाना, हमेशा नहीं बनाना, ये हमारे आका है, ये हमारी पार्टी है, ये हमारा ख्याल रखेगी। मैं तो तारीख के कौन से वाक़यात तुम्हारे सामने रखूं नौजवानों। मुल्क आजाद हुआ, हमसे वादा किया गया था दस्तूर साज कानून साज असेंबली में कि हिंदुस्तान की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत होगी। अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, अक्सरियती तबके की जमहूरियत नहीं होगी, तो बताओ बिहार की असेंबली में मुसलमान की तादाद 19 क्यों है? इसका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान या ओवैसी है। हमारी आबादी अगर 17% है तो कम से कम 50 हमारे मेले होने, 55 हमारे मेले होने चाहिए थे, कहां गए थे? मुल्क आजाद हुआ, हमसे कहा गया कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हमने फसादात की वो कड़ी देखी कि हाशिमपुरा का फसाद हुआ उत्तर प्रदेश का। 27 साल गुजर गए, कांग्रेस इक़्तिदार में थी ना। हम फिरका परस्त हैं, हम कम्युनल हैं, हम शैतान हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम ही दरिंदे हैं, आप सब दूध के दुले में। तो हमको बताओ कांग्रेस वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, 27 साल हो गए हाशिमपुरा के फसाद होकर, क्या हुआ था हाशिमपुरा में? नौजवान नहीं जानते होंगे। हाशिमपुरा में 40 मुसलमानों को उठाकर लेकर गए और वहां की पुलिस पीएसी ने उनको गोली मारकर नदी में फेंक दिया, उनकी लाशों को। उसमें से 2 या 3 बच गए थे। आज तक इंसाफ नहीं मिला, किसी को सजा नहीं हुई। मलियाना का फसाद हुआ, किसको सजा नहीं मिली। हाशिमपुरा हुआ तो हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मलियाना हुआ तो हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आसाम में नली में फसाद हुआ तो नदी पूरी की पूरी हमारे खून से लाल हो गई, दोबारा करबला का मैदान बन गया, वहां पर हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए, कौन हुकूमत कर रहा था? कांग्रेस हुकूमत कर रही थी, यही सेकुलर पार्टियां थी। बाबरी मस्जिद को हमारी आंखों के सामने शहीद कर दिया गया, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बंबई के रोडों पर हमारे खून की होली खेली गई, श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि खातियों को सजा दो, आप नहीं दी, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। गुजरात अहमदाबाद में हमारे खून की होली खेली गई, नीतीश कुमार कैबिनेट के वजीर थे। हाँ, मैं कम्युनल हूं, अख्तर ईमान कम्युनल है, आप दूध के धुले हुए हैं। अरे कत्ल हो रहा था मगर तुम्हारे दिल में इंसानियत नहीं जागी, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। याकूब मेमन को फांसी पर जला दिया गया, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे बताओ, हमारी लड़ाई मुल्क से नहीं है, हमारी लड़ाई इन जालिमों से है जिनके जहन और फिक्र में फिरका परस्ती का एक जहर इनके पास है, जो नहीं देखना चाहते कि हिंदुस्तान के खलियत को उनके हुकूक मिले। और आपको हुकूक कब मिलेंगे, कब इंसाफ होगा? जब ऐवान असेंबली हो, ऐवान पार्लियामेंट हो, ऐवान जिला परिषद हो या बल्दियात हो या पंचायत हो, वहां पर आपकी आवाज होनी चाहिए, वहां पर आपकी आवाज होनी चाहिए, वहां पर आपका नुमाइंदा होना चाहिए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
वक्त और हालात का तकाजा ये आपसे पुकार पुकार कर इस बात का मुतालबा कर रहा है कि अपनी आवाज को पैदा करो, अपनी आवाज को पैदा करो। जब उत्तर प्रदेश के हमारे यादव भाई मुलायम सिंह को अपना कायद मान सकते, जब उत्तर प्रदेश के हमारे दलित माँ और बहन मायावती को अपना कायद बना सकती है, जब बिहार के यादव लालू को अपना लीडर मान सकते हैं, जब मांझी को उसकी जात और कम्युनिटी ने अपना लीडर बना लिया, पासवान को उसका कायद बना लिया, मैं आपसे मुसलमान की नहीं, मैं आपसे सीमांचल की क्या कोई क़यादत आप नहीं बना सकते? सीमांचल की लीडरशिप आपको बनाना है। और मैं आपसे साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि सीमांचल की लीडरशिप बेहतरीन जिम्मेदारी अगर आपको किसी को देना है तो अख्तर उल ईमान को दीजिए, अख्तर उल ईमान को कामयाब करिए। यही बातें मुझे आप तक पहुंचाना था, क्योंकि एक और जलसे में भी जाना है। मर जाते जाते एक बात जरूर आपसे कहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जेडीयू का उम्मीदवार है, बहुत से गठबंधन के लोग हैं। हम अपने वालिद मरहूम का किस्सा सुनते थे, अपनी तकरीर में बोलते थे, आपके सामने याद आया तो रख रहा हूं। किसी जगह पर आप देखते हैं ना कि किसी जगह पर मार्केट पर घोड़े का स्टैंप मार रहे थे, घोड़े के ऊपर कि ये असली नस्ल का घोड़ा है, ये अरब का है, ये फलाम है, तो मार रहे थे। तो मकोड़ों की फौज जा रही थी, मकोड़े ही बोलते ना आप लोग, वो काले जो चलते हैं, क्या बोलते हैं, हमखरा। वो बोला कि है ये घोड़ों पर स्टैंप पड़ रहा है, उनकी जेन्यून के सही है, अच्छी नस्ल के। तो बोला कि नहीं, मुझे ही पढ़ना चाहिए। जब मोहर पढ़ने गया तो मोहर उस पर पड़ा तो कुचला गया। तो ये भी आ रहे हैं कि हम असली है, ये असली नहीं है, नकली है, याद रखिए। इन पर मोहर नहीं पड़ने वाला है, इन पर मोहर नहीं पड़ने वाला है। 15 महीने का हिसाब नहीं मेरे दोस्तों, 50 साल का हिसाब लेना है। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है। और आज बिहार प्रदेश के जो हालात आप देख रहे हैं कि आज 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपये में बिकता है, 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपये में बिकता है। और मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने कहा कि न्याय के साथ विकास। मोदी ने कहा कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, मगर 15 लाख तो नहीं आए। 15,000 झूठे वादे आवाम से कर गए मोदी साहब। मगर आज आप देखते हैं कि 15 लाख की तो बात दूर की बात, आज हिंदुस्तान में ब्लैक का पैसा जितना आया, अगर उसको गरीबों में बांट दिया जाएगा तो एक एक गरीब के अकाउंट में सिर्फ 18 रुपये आएंगे। और 18 रुपये से गरीब का पेट तो नहीं भरने वाला है। और खास तौर से हम मुसलमानों का, इसलिए कि माशाल्लाह एक घर में 6-7 बच्चों से कम पैदा नहीं करते हम लोग। लाख दुनिया बोल रही कि बिहार का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सुनता ही नहीं है। ये बोलता है बिहार का बढ़ता है तो हमको क्या करना है, अल्लाह दे रहा है, पैदा करेंगे। लालू जी समझ रहे 9 का रिकॉर्ड उनके पास। अब 18 रुपये में कितने मुंहों में चावल डालेंगे, रोटी डालेंगे? क्या कीमत है संता में? दाल की कीमत क्या है? मसूर की दाल की कीमत यहाँ पर 110 रुपये, 120 रुपये। अब न्याय के साथ विकास होगा 18 रुपये में, बताइए। सबका साथ सबका विकास होगा 18 रुपये में। गठबंधन क्या कर रहा है? 120 रुपये में कहाँ खाएगा? कितने लोगों को हम खिलाएंगे? 1 लीटर पेट्रोल पी लेंगे या दाल खाएंगे? बताइए आप। हम पूछना चाहेंगे लालू जी से, क्या करेगा अभी लालू जी? कौन खाएगा? 70 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आज दाल से सस्ता हो गया। मगर सबका साथ, न्याय के साथ विकास की बात करने वाले, इनके तमाम की तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं। ये सिर्फ महज वोटों के खातिर आवाम को धोखा देने की बात कर रहे हैं। मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाइए, अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन हम किसी जात और बरादरी में हो सकते हैं, ये हमारी शनाख्त है, मगर मिल्लत के बालातर मफाद के लिए, सीमांचल के मफाद के लिए हमको इन तमाम चीजों से उठकर सीमांचल के लिए, अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए
हमको कोचा दामन की सही तरक्की के लिए, बुनियादी कामों के लिए, ताकि इस बिहार की विधानसभा में हमारी एक आवाज हो। मेरी आप तमाम से अपील है कि 5 नवंबर के दिन बेखौफ होकर अपने घर से निकलिए, अपने एक वोट का इस्तेमाल पतंग छाप पर करके अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए। और याद रखिए, जब पोलिंग बूथ में जाएंगे, जब बटन दबाने का टाइम आएगा तो ये उंगली आप उठाएंगे। ये उंगली किस बात की गवाही देती है? जब आप ये उंगली उठाएंगे तो याद रखिए आप गवाही दे रहे हैं कि मैं नाइंसाफी के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करता हूं, मैं जालिमों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की जमहूरियत की शहादत दे रहा हूं, मैं मजलूमों का साथ देने की शहादत की गवाही दे रहा हूं, मैं गरीबों का साथ देने के लिए उंगली को उठाकर अपना बटन दबा